Now let us study the different approaches to the ecological studies. There are two main approaches to the ecological studies. First is autecology and second one is synecology. First, let us see what is autecology. Autecology means in autecology we study how an individual species is interacting with its natural environment. देयरफॉर ऑटेकोलॉजी के अंदर हम एक इंडिविजुअल स्पीशीज़ और उसकी इंट्रैक्शन विद इट्स एनवायरनमेंट स्टडी करते हैं, वेयर एज इन साइनिकोलॉजी वी स्टडी हाउ ए ग्रुप ऑफ स्पीशीज़ इज इंटरेक्टिंग विद इट्स एनवायरनमेंट. देयरफॉर ऑटेकोलॉजी इज़ फॉर सिंगल इंडिविजुअल स्पीशीज़ एंड साइनिकोलॉजी इज़ फॉर ग्रुप ऑफ स्पीशीज़. देखिए, हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर होलिज्म या फिर लेवल्स ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टडी किया था, एंड जहाँ पे हमने ये फ्लो चार्ट स्टडी किया था. इस फ्लो चार्ट में हम देख सकते हैं कि जो कम्युनिटी एंड पॉपुलेशन है ये साइनेकोलॉजी से डील करते हैं, और जो इंडिविजुअल स्पीशीज़ लेवल का जो ऑर्गेनाइजेशन है इट डील्स विद ऑटेकोलॉजी. Because autecology talks about how an individual species is interacting with its environment, and synecology talks about how a group of species, which is population and community, how they are interacting with their environment. कोई भी इंडिविजुअल स्पीशीज़ है वो अपने एनवायरनमेंट से इट ट्राइज टू गेट द फूड फ्रॉम द एनवायरनमेंट, इट ट्राइज टू गेट शेल्टर इन द एनवायरनमेंट, it will try to obtain various resources from its environment in order to efficiently perform various activities, and it will try to accommodate itself with the climate of that environment. For example, अगर बहुत ठंड पड़ रही है तो it will try to adopt itself in a different manner, और अगर वो स्पीशीज़ किसी हॉट कंडीशन के अंदर है, हॉट या ह्यूमिड कंडीशन के अंदर है, देन द स्पीशी विल ट्राई टू अकोमोडेट इन दैट पर्टिकुलर क्लाइमेट इन इट्स ओन वे. Therefore, the individual of any species in their natural environment reproduces. They try to increase their population, they carry out various metabolic activities and obtain various resources from the environment in order to efficiently perform various activities and to increase their chances of survival. सो ऑटेकोलॉजी स्टडीज़ के अंदर इंडिविजुअल स्पीशी कैसे रिप्रोड्यूस कर रही है, कैसे डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कर रही है, कैसे वो डिफरेंट रिसोर्सेज ऑब्टेन कर रही है फ्रॉम द एनवायरनमेंट, सो दैट वो अपना काम इफ़ेक्टिवली एफिशिएंटली कर पाए और अपने चांसेस ऑफ सर्वाइवल को इंक्रीज़ कर पाए. जो इंडिविजुअल स्पीशी है वो दो तरीके से अपने आप को अकस्टम कर सकती है अपने नेचुरल एनवायरनमेंट के अनुसार. वो दो तरीके हैं एक्लिमेटाइजेशन एंड एडाप्टेशन. Now let us study what is this acclimatization and what is this adaptation. These are very very important concepts. Acclimatization जो है वो टेम्परेरी एडजस्टमेंट होता है, टेम्परेरी अकस्टमाइजेशन होता है टू द न्यू क्लाइमेट और न्यू एनवायरनमेंट कंडीशन फॉर ए टाइम बीइंग. सो जो एक्लिमेटाइजेशन होता है वो टेम्परेरी होता है, इट इज़ फॉर ए टाइम बीइंग, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है. फॉर एग्जांपल, आप लेह लद्दाख घूमने गए, लेह लद्दाख बहुत हाई एलिवेशन पे है, वहाँ पर ऑक्सीजन कम मात्रा के अंदर होती है, बॉडी को ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए आप जब भी लद्दाख जाएंगे तो आप बाय एयर अगर आप जाते हैं तो आप एक दिन लद्दाख में रुकते हैं, उसके बाद ही आप और हाई एलिवेशन पे जाएंगे. एक दिन रुकना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपकी बॉडी जो है वो एक्लिमेटाइज हो जाए टू द न्यू कंडीशन. जो आप प्लेन्स में रहते हैं, आप दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में हैं, नॉर्मल प्लेन्स में रह रहे हैं, वहाँ पे तो आपको नॉर्मली आपकी बॉडी जो है बॉडी को नॉर्मल ऑक्सीजन मिल रही है. लेकिन जब आप हायर एलिवेशन पे जा रहे हैं तो वहाँ पर जो ऑक्सीजन डेंसिटी होती है क्लाइमेट के अंदर वो बहुत ही कम होती है, तो बॉडी को एडजस्ट करना पड़ता है. इसलिए हायर एलिवेशन पे आपकी जो ब्रीदिंग इंटेंसिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है. So this increase in the intensity of breathing, this increase in the depth of breathing is nothing but acclimatization of the body to the new environment. Therefore, climbing a mountain and adjustment of body to the new condition is a type of example of acclimatization. अगर जो adjustment है, जो accustomization है, permanent हो जाती है, and if it is for the long term, it is for years and years altogether, then that is not acclimatization, that is now termed as adaptation. Now the body has permanently adapted to the new environment because that species has lived in that environment for years and years altogether. Now the changes have become permanent. Therefore जो acclimatization है वो temporary period के लिए जो कस्टमाइजेशन होता है, एडजस्टमेंट होता है, उसे कहते हैं, और एडेप्टेशन जो होता है वो परमानेंट होता है या फिर लॉन्ग टर्म के लिए होता है. नाउ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एडेप्टेशंस.
First one is the physiological adaptation, second one is the morphological adaptation, and the third one is the behavioral adaptation. So there are three types: physiological adaptation, morphological adaptation, and behavioral adaptation. Now let us study first what is physiological adaptation. In physiological adaptation, physically the body of the individual species, it adapts to the new environment, new climate. चलिए इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. जो स्वेटिंग है या फिर जो पर्सपिरेशन है, हम कहते हैं जब हम हॉट क्लाइमेट के अंदर होते हैं तो हमें स्वेट ऑटोमेटिकली बॉडी से पसीना निकलना शुरू हो जाता है, स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है, बॉडी से नमकीन पानी बाहर आता है. नाउ व्हाई द वाटर कम्स आउट ऑफ द बॉडी थ्रू स्वेटिंग? इसके पीछे जो रीज़न है वो है बॉडी को कूल रखना, बॉडी को ठंडा रखना. जब भी स्वेटिंग होगी पानी निकलेगा, और अगर कोई गर्म हवा चल रही होगी तो उससे हमारी बॉडी के अंदर एक ठंडाहट आएगी, एक ठंड का एहसास होगा और हमारा जो टेम्परेचर है वो कूल डाउन हो जाएगा. सो दिस इज़ द प्रेजेंस ऑफ स्वेटिंग. हमारी बॉडी में थ्रू आउट द बॉडी वी हैव पोर्स जिसके थ्रू स्वेटिंग होती है. सो दिस टाइप ऑफ एडेप्टेशन इज़ परमानेंट इन ह्यूमन बॉडी एंड दिस इज़ एग्जाम्पल ऑफ एडेप्टेशन. इसी तरह जब हम बहुत ही ठंडे क्लाइमेट के अंदर होते हैं तो हमें शिवरिंग होने लग जाती है. शिवरिंग का मकसद क्या है? जब बॉडी में शिवरिंग होगी, शिवरिंग होने से जो हमारी मसल्स के अंदर जो एनर्जी होती है वो कंज्यूम होती है, और उस एनर्जी के कंजम्पशन से हीट प्रोड्यूस होती है, और इस हीट के प्रोड्यूस होने से हमारी बॉडी विल बी केप्ट वार्म. तो ठंड के अंदर गर्मी लाने के लिए बॉडी का एक खुद ही शिवरिंग इज़ अ मैकेनिज़्म जिसके थ्रू बॉडी अपने आप को हीट करती है, अपने आप को वार्म करके रखती है. सो स्वेटिंग and shivering, these are two common examples of physiological adaptation. इसी तरह डिफरेंट जो स्पीशीज़ हैं वो डिफरेंट टाइप के फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन करती है. सो अनदर गुड एग्जांपल ऑफ फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन इज़ हाइबरनेशन एंड इट इज़ सीन इन द पोलर बियर्स. पोलर बियर जो है वो बहुत ही ठंडे क्लाइमेट के अंदर रहता है, तो समर के अंदर वो फूड जो है वो खाता रहता है और अपनी बॉडी के अंदर फैट डिपॉजिट करता रहता है. समर जो है लगभग 6 महीने तक चलती है, और उसी तरह जो विंटर है वो भी अगले 6 महीने तक चलती है. तो विंटर के अंदर उसे पता है कि बहुत ज़्यादा ठंड होगी, इसलिए उसे फूड ढूंढने पे भी नहीं मिलेगा, इसलिए समर में इट स्टोर्स द फूड इन द फॉर्म ऑफ फैट. और जैसे ही विंटर आती है तो विंटर में इट रिड्यूसेस इट्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़. Therefore, the polar bears, they reduce their metabolic activities and they consume very limited energy during winters, and they remain dormant for a prolonged period of 6 months during the winters. जैसे कि हाइबरनेशन कोल्ड कंडीशंस के अंदर होता है, वैसे ही एस्टिवेशन इज़ ऑल्सो वन ऑफ द एडेप्टेशन विच इज़ डन बाय द स्पीशीज़ इन वार्म hot and warm climatic conditions. This estivation is seen in insects, amphibians, even fishes. जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो these species they reduce their metabolic activities. So therefore estivation, this is a process of physiological adaptation in the warm climatic conditions. जिस तरह हाइबरनेशन और एस्टिवेशन हम एनिमल्स में देखने को मिलता है, इसी तरह प्लांट्स के अंदर जो सिमिलर फिनोमेना है दैट इज़ डोरमेंसी. डोरमेंसी इज़ द फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन ऑफ द प्लांट्स इन हॉट एंड एरिड कंडीशंस. एरिड जो मतलब पानी नहीं होता और हॉट मतलब टेम्परेचर बहुत हाई रहता है. तो हॉट एंड एरिड क्लाइमेटिक कंडीशंस के अंदर जो फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन देखने को मिलता है दैट इज़ डोरमेंसी. द प्लांट्स डेवलप इनटू स्पोर्स अंडर दीज एरिड कंडीशंस. हॉट एंड एरिड कंडीशंस के अंदर जो प्लांट है वो एकदम डॉर्मेंट हो जाता है, उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ एकदम रिड्यूस हो जाती है. और जैसे ही साल में एक बार या दो बार जब भी पानी जब भी रेनफॉल होता है देन एंड देयर इट परफॉर्म्स ऑल इट्स मेटाबॉलिकल एक्टिविटीज़. दीज प्लांट्स ऑल्सो डेवलप इनटू स्पोर्स. स्पोर फॉर्मेशन एक तरह से इनका मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है. जहाँ पर भी स्पोर्स को फेवरेबल वेदर कंडीशंस मिलती है, फेवरेबल क्लाइमेट मिलता है, देन दैट पर्टिकुलर स्पोर कैन डेवलप इनटू अ होल न्यू प्लांट. देयरफॉर हॉट एंड एरिड कंडीशंस में ऐसे प्लांट्स देखने को मिलते हैं जो मोस्ट ऑफ द टाइम इन द ईयर डॉर्मेंट रहते हैं, प्लस दे ऑल्सो डेवलप इनटू स्पोर्स. नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ एडेप्टेशन इज मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन. मॉर्फ करने का मतलब होता है अपने अपीयरेंस को चेंज करना. मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन के अंदर क्या होता है, द स्पीशी मेक चेंजेस इन द एक्सटर्नल अपीयरेंसेस. वो अपने फिजिकल अपीयरेंसेस के अंदर चेंज करती है. द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द एनिमल is changed in morphological adaptation. Now in morphological adaptation let us take the example of xerophytic vegetation.
ज़ेरोफाइटिक वेजिटेशन जो है वो हमें डेजर्ट्स में देखने को मिलती है। वहाँ पर क्या होती है, जो लीव्स होते हैं, जो पत्ते होते हैं प्लांट्स के, दे टर्न इनटू थॉर्न्स और स्पाइंस, वो कांटों में तब्दील हो जाते हैं। और जो उनकी स्टेम होती है वो ग्रीन हो जाती है, क्योंकि लीव्स जो है वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती है। फोटोसिंथेसिस टर्न्स सनलाइट एनर्जी इनटू द फूड फॉर द प्लांट। अब जब जो लीव्स हैं वो रहेंगी नहीं, लीव्स की जगह अगर कांटे आ जाएंगे तो फोटोसिंथेसिस तो परफॉर्म करना ही पड़ेगा प्लांट को। तो ये जो फंक्शन है ये अब स्टेम करती है। देखिए यहाँ पे मैंने एक प्लांट की, अगर ये एक प्लांट की लीफ है एंड दिस लीफ कन्वर्ट्स इनटू अ थॉर्न, ये कांटों में तब्दील हो जाती है। देखिए इससे फ़ायदा क्या होगा, बेसिकली जो लीव होती है, जो पत्ता होता है, पत्ते के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, और इन पोर्स के थ्रू जो है वाटर जो होता है प्लांट का वो बाहर निकलता है। जैसे हमारे ह्यूमन के स्किन पर पोर्स होते हैं जिससे कि स्वेटिंग होती है, वैसे ही प्लांट्स के पत्तियों पर पोर्स होते हैं जिससे कि पानी बाहर निकलता है। और इस पानी बाहर निकलने के कारण जो है वाटर लॉस जो होता है, नॉर्मल कंडीशंस में कोई इशू नहीं है, बट एरिड रीजन के अंदर जहाँ पे ऑलरेडी जिस क्लाइमेट में पानी की कमी है, फॉर एग्जांपल डेजर्ट है, वहाँ पानी बहुत मुश्किल से मिलता है, अगर वहाँ पे पत्ते हो जाएंगे तो फिर जो पौधा है, जो प्लांट है, वो वाटर कैसे सेव कर पाएगा। इसलिए जो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पर कैक्टस होते हैं, कैक्टस पे कांटे होते हैं। तो जो लीव्स जो होती हैं, जो लीव्स होती हैं डेजर्ट वेजिटेशन पे, वो लीव्स नहीं देखने को मिलती वहाँ पर हमें कांटे देखने को मिलते हैं, सो दैट जो वाटर लॉस है थ्रू ट्रांसपिरेशन प्रोसेस उसको कम किया जा सके। सो दीज मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन दे आर गाइडेड बाय सर्टेन लिमिटिंग फैक्टर्स। लिमिटिंग फैक्टर्स मतलब किसी चीज़ की कमी होती है तभी जो प्लांट की या एनिमल की मॉर्फोलॉजी है उसमें चेंजेस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल ज़ेरोफाइटिक वेजिटेशन के केस के अंदर जो लिमिटिंग फैक्टर है दैट इज़ द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, पानी की कमी है। इस कारण से ही जो लीव्स होती हैं, लीव्स की जगह हमें कांटे देखने को मिलते हैं, थ्रॉन्स देखने को मिलते हैं। इसी तरह से अगर मान लीजिए लिमिटिंग फैक्टर सनलाइट है, अगर कोई ऐसा क्लाइमेटिक कंडीशन है जहाँ पे सनलाइट बहुत ही कम आती है, तो वहाँ पे जो वेजिटेशन होगी, वहाँ पे जो प्लांट्स की स्पीशीज़ होगी, उनके जो पत्ते होंगे वो ब्रॉड लीफ टाइप होंगे। वो पत्ते बहुत बहुत बड़े बड़े होंगे। वो बड़े बड़े इसलिए होंगे ताकि सनलाइट को कैप्चर किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट को कैप्चर किया जा सके। चलिए ये तो मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन हमने प्लांट्स में देखी है, प्लांट स्पीशीज़ में देखी है। अब एनिमल स्पीशीज़ के अंदर जो मॉर्फोलॉजिकल डेवलपमेंट देखने को मिलता है उसका वन ऑफ द एग्जांपल इज़ द डेवलपमेंट ऑफ फर। देखिए हमें जब भी ठंड लगती है तो हम तो स्वेटर पहन लेते हैं, लेकिन जो कोल्ड एरियाज़ में जो एनिमल्स रह रहे हैं उनके ऊपर नेचुरल स्वेटर होता है इन द फॉर्म ऑफ फर। वो बहुत ही फरी एनिमल्स होते हैं, उनके ऊपर फर होता है जिसके कारण उनको सर्दी, एक्सट्रीम कोल्ड से प्रोटेक्शन मिलती है। कोल्ड एरियाज़ के अंदर जैसे पोलर बियर्स होते हैं, शीप्स होते हैं, यैक्स होते हैं, डबल हम्प्ड कैमल्स देखने को मिलते हैं। दिस ऑल आर फरी एनिमल्स। इनके ऊपर फर की कोटिंग होती है जो कि इनको एक्सट्रीम कोल्ड से प्रोटेक्ट करती है। इसी तरह से कैमल्स जो कि डेजर्ट में पाए जाएंगे, फॉर एग्जांपल आपको राजस्थान में जो कैमल्स देखने को मिलेंगे दे विल बी लेस फरी। और जो आपको कोल्ड एरियाज़ के अंदर जो डबल हम्प्ड कैमल्स देखने को मिलते हैं, दोज आर वेरी फरी। Therefore, development of fur is over the body of animals is an example of morphological adaptation. Now let us study two very important rules of adaptation. First one is the Allen's rule and the second one is the Gloger rule. Allen rule ये कहता है कि जो cold climatic conditions में जो हमें animals देखने को मिलते हैं उनका जो surface area है that is very small. Although इन animals का size बड़ा होता है but जो surface area वो कम होता है। इनका सरफेस एरिया ऐसे स्मॉल होता है क्योंकि इनकी जो टेल होती है, इनकी जो ईयर्स होते हैं, लेग्स होते हैं, जो इनका स्नाउट, जो फेस का एरिया होता है, दैट इज़ रिलेटिवली शॉर्टर इन द कोल्डर पार्ट्स इन कंपैरिजन टू द एनिमल्स विच आर देयर इन द वार्मर एरियाज़। इसको एग्जांपल के समझते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक स्फेयर है और ये एक स्ट्रक्चर है। अब आप बताइए सरफेस एरिया किसका ज़्यादा है? इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू दिस स्फेयर। सरफेस एरिया ज़्यादा होने से जो हीट लॉस है वो भी ज़्यादा होगा। और कोल्डर कंडीशंस के अंदर हीट को प्रोटेक्ट करना होता है, आपकी बॉडी की हीट को प्रोटेक्ट करना होता है, इसलिए यू नीड टू हैव लेसर सरफेस एरिया। दैट इज़ वाई मैमल्स इन द कोल्डर रीजन्स दे हैव शॉर्टर लेग्स, शॉर्टर ईयर्स, शॉर्टर टेल इन कंपेरिजन टू देयर काउंटर पार्ट्स इन द वार्मर एरियाज। दिस इज़ फॉर द रीज़न ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी हीट
एलन जो है वो एक इकोलॉजिस्ट था, उसने फॉक्स को स्टडी किया, फॉक्स इन द आर्कटिक रीजन, फॉक्स इन द ट्रॉपिकल रीजन एंड टेम्परेट रीजन। जो आर्कटिक फॉक्स है उसकी टेल छोटी होती है, और जो ट्रॉपिकल फॉक्स होती है जो कि वार्मर रीजन में पाई जाती है, उसकी जो टेल है वो कंपैरेटिवली बड़ी होती है। इसी तरह जो स्नाउट्स, ईयर्स एंड लेग्स ऑफ आर्कटिक फॉक्स आर लेसर इन साइज, आर शॉर्टर इन कंपैरिजन टू द फॉक्स ऑफ ट्रॉपिकल एरियाज। And this is because of the reason because mammals in the colder areas they need to preserve the body heat. दूसरा सेकंड जो इम्पोर्टेंट रूल है दैट इज़ द ग्लोगल रूल। ग्लोगल रूल स्टेट करता है कि जो वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट में जो हमें स्पीशीज़ देखने को मिल, उसकी स्किन को स्टडी करें, और सेम ही स्पीशीज़ जब कूल और ड्राई क्लाइमेट कंडीशन में होती है और उसकी हम स्किन को स्टडी करते हैं तो उनकी स्किन में देयर इज़ अ डिफरेंस। जो स्किन का कलर है, जो स्किन का पिगमेंट्स हैं, वो क्लाइमेट पे डिपेंड करता है। जो इक्वेटोरियल रीजन है उसके पास जो भी लोग होंगे, इनफैक्ट आप ह्यूमंस का एग्जांपल लेंगे तो जो अफ्रीकन जो लोग हैं, दोज हु आर closer to the equatorial region, their skin is relatively dark to the people who are staying away from the equatorial region. For example, say the people living in Europe. Therefore, the skin also adapts as per the climatic conditions. चलिए अब थर्ड टाइप ऑफ एडेप्टेशन स्टडी करते हैं, दैट इज़ द बिहेवियरल adaptation. If any species or animals cannot adjust to the climatic condition of a given region in a season, then it has to undergo a behavioral change. The best example of behavioral change is the migration, which is seen in the birds and animals. Therefore, या तो जो स्पीशीज़ है वो कोई ना कोई फिजियोलॉजिकल या फिर मॉर्फोलॉजिकल चेंज एडेप्टेशन कर लेती है। अगर फिजियोलॉजिकल या मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन नहीं कर पाती, देन इट हैज़ टू चेंज द इट्स बिहेवियर। अगर क्लाइमेट बहुत हार्श है, उसमें ज़िंदा नहीं रहा जा सकता, देन द स्पीशीज़ विल माइग्रेट फ्रॉम दैट एरिया। हमने ज्योग्राफी के अंदर एक कंसेप्ट पढ़ा है, दैट इज़ कॉन्टिनेंटैलिटी। कॉन्टिनेंटैलिटी का मतलब ये है कि जो भी एरिया कॉन्टिनेंट के अंदर लोकेटेड है, वहाँ पर जो टेम्परेचर की वेरिएशन है वो ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू द एरिया विच इज़ लोकेटेड नियर द सी। सपोज़ ये एक कॉन्टिनेंट है, ये एक लैंड एरिया है, लैंड मास है, एंड इट इज़ सराउंडेड बाय अ सी। सो जो अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं इस ए पॉइंट को लूँ एंड आई नेम इट अ पॉइंट ए, एंड आई टेक दिस एट द एज ऑफ द कॉन्टिनेंट, दिस इज़ अ पॉइंट बी। तो पॉइंट ए के का जो टेम्परेचर अगर मैं मेजर करूँगा तो यहाँ पर जो समर होगी, समर में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और जो विंटर है वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। दिस इज़ द फीचर ऑफ कॉन्टिनेंटैलिटी। जो लैंड मास है वो गर्म भी बहुत जल्दी होता है और वो ठंडा भी बहुत जल्दी होता है, लेकिन जो सी है, जो पानी है, वो गर्म भी बड़ी धीरे से होता है और ठंडा भी बड़ी धीरे से होता है। इस कारण पॉइंट जो कि लैंड मास के अंदर बिल्कुल सेंटर में लोकेटेड है, वहाँ पर सी का कोई इफेक्ट नहीं है। तो इस कारण से जब विंटर्स होंगी तो वो ठंडा, वहाँ पे टेम्परेचर माइनस में चला जाएगा, और जो समर्स होंगी तो टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। बट पॉइंट बी क्योंकि सी के पास है, इसलिए वहाँ पर टेम्परेचर वेरिएशन इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं होंगी। बिकॉज पॉइंट बी हैज़ द मैरीटाइम इन्फ्लुएंस, द प्रेजेंस ऑफ नियर बाय वाटर बॉडी। इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर हम देखें तो पॉइंट ए कैन बी प्लेस लाइक दिल्ली, एंड पॉइंट बी कैन बी अ प्लेस लाइक मुंबई। मुंबई में टेम्परेचर सर्दी और गर्मी का अंतर नहीं पड़ता, लेकिन दिल्ली में सर्दी में टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाता है और गर्मी के अंदर टेम्परेचर काफ़ी बढ़ जाता है। जो स्पीशीज़ होती हैं वो या तो कोल्ड एनवायरनमेंट में अडेप्ट हो जाती है या फिर वो वार्म एनवायरनमेंट में अडेप्ट हो जाती है। ऐसा नहीं होता कि वो दोनों में ही अडेप्ट हो जाए। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस है, ह्यूमंस के पास तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, दैट्स वाई हम सर्दियों के अंदर हीटर यूज़ कर लेते हैं और गर्मियों के अंदर वी यूज़ द एयर कंडीशनर्स। बट जो दूसरी एनिमल स्पीशीज़ है, दे डू नॉट हैव सच ऑप्शंस अवेलेबल। इसीलिए अगर कोई स्पीशीज़ कोल्ड एरिया में अडेप्ट कर चुकी है और वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ जाता है, देन इट कैन नॉट अडेप्ट टू द वार्म टेम्परेचर, दैट्स वाई इट नीड टू माइग्रेट। सिमिलरली अगर कोई स्पीशीज़ जो है वो वार्म एरियाज़ में अडेप्ट कर चुकी है और वहाँ पे टेम्परेचर कम हो जाता है, देन इट नीड टू चेंज इट्स बिहेवियर एंड इट नीड टू माइग्रेट आउट। अ स्पीशीज़ कैन नॉट अडेप्ट टू बोथ एक्सट्रीम टाइप ऑफ वेदर कंडीशंस, हॉट एंड कोल्ड। In either one of the weather condition, it has to migrate. Migration is the example for behavioral adaptation. For example, in polar areas, those animals which cannot hibernate, they will be migrating to other areas. For example, Siberian crane जो है
वो विंटर के अंदर साइबेरियन रीजन ऑफ रशिया से आउटर माइग्रेट कर जाती हैं एंड दे कम टू राजस्थान इन इंडिया एंड दे कम टू केओलादेव नेशनल पार्क विच इज़ इन द भरतपुर राजस्थान. सिमिलरली जो अमूर फाल्कन्स हैं दे ऑल्सो माइग्रेट. Amur falcons, these are the types of falcons which are found in the Amur region of Russia and China. The Amur falcons, they migrate from Amur region to the Africa region and in the middle of it they take a halt in Nagaland of India. Nagaland में they take a halt at Doyang Lake. So the Siberian crane they come to the Keoladeo National Park in Rajasthan in winter, and the Amur falcons they go to the Africa via Nagaland, and in Nagaland they come to the Doyang Lake. The least mobility or the least migration in the behavior of the species is found in such a climatic area where the changes are the least. That means higher the seasonal variation, the higher the behavioral adaptation of the organisms. भाई जहाँ पर क्लाइमेट चेंज ज़्यादा नहीं हो रहा है, जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा है, जब बहुत ही बढ़िया स्मूथ क्लाइमेट है जहाँ पर, वहाँ पे स्पीशीज़ आराम से रहेगी, वो माइग्रेट करने की उसको ज़रूरत ही नहीं है. और जहाँ पर सीजनल वेरिएशन ज़्यादा होंगी, जहाँ पे सीजनल वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर ज़्यादा होंगी, ये और किसी और तरीके की वेरिएशन हो सकती है कि एक टाइम पे बाढ़ आती है, एक टाइम पे सूखा रह जाता है, इस टाइप की सीजनल वेरिएशन भी हो सकती हैं. तो जहाँ पर ऐसी एक्सट्रीम वेरिएशंस होंगी वहाँ पर माइग्रेशंस ज़्यादा होंगी.